और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा अब 28 फरवरी तक चलेगा। भाजपा का हस्ताक्षर अभियान। आपको बताएं कि 69 मंडलों में भाजपा चला रही है ये हस्ताक्षर अभियान यानी सिग्नेचर कैंपेन। 28 फरवरी के बाद जिला मुख्यालयों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक या प्रत्याशी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा का और उन्हीं से जानेंगे इस अभियान के ताल्लुक से। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और हस्ताक्षर अभियान जो है वो जोर शोर से जारी है, डिटेल्स चाहेंगे। हिना, बिल्कुल हस्ताक्षर अभियान की भाजपा की अगर बात करें तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है कि पहले हस्ताक्षर अभियान को सीमित किया गया था, उसके बाद जो जिला स्तर पर प्रदर्शन होने थे उनकी डेट फिक्स थी, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो यही है कि 28 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलेंगे और उसके बाद फिर जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान भाजपा के जो 74 मंडल भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में बनाए हैं चुनावी दृष्टि से, उनमें से 69 मंडल हैं, उनके ऊपर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। जो बाकी के मंडल हैं उन पर डी नोटिफिकेशन नहीं हुई है क्योंकि उन पर ऐसी कोई बड़ी घोषणा उस वक्त नहीं की गई थी, लेकिन जो 69 मंडल हैं प्रदेश में भाजपा के, इनके ऊपर हस्ताक्षर अभियान चला है और अधिकांश में हस्ताक्षर अभियान पूरा भी हो चुका है। लेकिन कुछ एक मंडलों में चाहे वो मौसम के कारण या अन्य दिक्कतों से वो हस्ताक्षर अभियान नहीं हो पाया था, इसलिए अब जो डेट है हस्ताक्षर अभियान की वो एक्सटेंड कर दी गई है और 28 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलेंगे। उसके बाद एक ये जो टारगेट भाजपा के तरफ से रखा गया है वो 1500 का टारगेट है कि हर मंडल पर कोशिश की जाएगी कि कम से कम 1500 सिग्नेचर जो स्थानीय नागरिक हैं उनके करवाए जाएं और उसके बाद इनका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जिसके बाद भाजपा दूसरा चरण शुरू और दूसरे चरण में हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और वो रैलियां निकाली जाएंगी। इन रैलियों को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई है, अधिक अटेंशन देने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई है, इसलिए इनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप इन रैलियों में शामिल होने वाले हैं और उस जिला से जो मंत्री भाजपा सरकार में रहे हैं वो शामिल होंगे या जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा अगर सिटिंग विधायक भाजपा के वहां से हैं तो उनको इन प्रदर्शनों में हर जिला में आना होगा। अगर सिटिंग इसके अलावा जो चुनाव जिन्होंने भाजपा की से लड़ा है वो भी इन इन विरोध प्रदर्शनों में आएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन भाजपा के होने वाले हैं 28 फरवरी के बाद पूरे प्रदेश में, इनके ऊपर भाजपा ने पूरी अटेंशन देने की कोशिश की गई है और एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इसके बाद फिर विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होना है। इसके बाद जो सभी जिला मुख्यालयों पर जो विरोध प्रदर्शन होंगे इनसे भी एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और सिग्नेचर कैंपेन और विरोध प्रदर्शन दोनों का मेमोरेंडम राज्यपाल को सौंपा जाएगा और राज्यपाल को मेमोरेंडम पूरा विधायक दल सौंपने जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सभी विधायक जो भाजपा के हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इन पूरी मांगों को राज्यपाल के समक्ष रखेंगे। हिना, जो मुख्य मांग भाजपा की तरफ से रखी गई है वो यही है कि जो डिनोटिफाई इंस्टीट्यूट किए गए हैं उनको दोबारा से नोटिफाई किया जाए और इसको लेकर भाजपा सिंपैथी भी जो जनता की सिंपैथी भी गेन करना चाह रही है कि और एक अवेयर जो सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है इसमें भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं वो धीरे धीरे डीमेरिट्स भी बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन, ये फलाने इंस्टीट्यूशन के बंद होने से ये नुकसान हो रहा है, यहाँ दूर जाना पड़ रहा है, काफी स्थानों पर जो स्कूल हैं उनको डी नोटिफाई किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पहले हाई थे उनको डी नोटिफाई करके दोबारा से हाई किया गया सीनियर सेकेंडरी से। तो ऐसे में बहुत से संस्थान हैं, चाहे वो आईपीएच के दफ्तरों जिनको अपग्रेड किया गया था, इसके अलावा अन्य राजस्व विभाग के दफ्तरों उनको अपग्रेड किया गया था। तो इन तमाम की जो डिमेरिट्स हैं वो सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से भाजपा के स्थानीय नेता लोगों को बता रहे हैं और उनके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। अब जब ये जागरूकता स्थानीय लेवल पर हो जाती है फिर उसके बाद जिला
जिला स्तर पर बड़ा प्रदर्शन और इनमें भी एक भीड़, अच्छी खासी भीड़ एकत्रित करने का टारगेट भाजपा की तरफ से रखा गया है। और फिर इसके बाद विधानसभा सत्र है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर एक तरफ तो इंस्टीट्यूशन को डिनोटिफाई करने की बात है, उसके ऊपर भाजपा काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये काम हो रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर। जिस प्रकार से लगातार रैलियां और कार्यक्रम जारी थे और उनको देखते हुए अब ये लग रहा है कि भाजपा की तरफ से जो काम है वो लोकसभा चुनावों को लेकर है। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में, कुछ भाजपा के नेता यहां से दिल्ली गए हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले अब जो समय है उनमें बिल्कुल लगातार हलचल भाजपा के संगठन में देखी जा सकती है और इस प्रकार की गतिविधियां हमें आगे भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अब विधानसभा सत्र है, बजट सत्र विधानसभा का है। इसके बाद वहां पर भाजपा का आक्रामक रूप देखने को मिल सकता है और अब जो कार्यक्रम भाजपा के रहने वाले हैं आगे, वो लोकसभा चुनावों को लेकर ही रहने वाले हैं। उसी को लेकर तो यहाँ बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ मोर्चा उसने खोल दिया है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक कोशिश के तौर पर हम देख सकते हैं आगे जो आगामी चुनाव होने वाले हैं और लगातार इस अहम हस्ताक्षर अभियान पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और बेहद अहम खबर, शिमला नगर निगम के चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। बता दें कि अप्रैल में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई में नगर निगम के चुनाव होने की संभावना है। प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जीत का दावा भी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। हालांकि शिमला शहर में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई भी नजर आ रही है और कांग्रेस की गुटबाजी जारी रही तो भाजपा के पास निगम में कमबैक का भी मौका है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने गुटबाजी से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में नगर निगम में भाजपा काबिज थी, लेकिन भाजपा शहर का विकास करने के बजाय आपस में लड़ती रही और जनता को कुछ नहीं मिला। तो आपको बताएं कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब शिमला में भी चुनावी हलचल जो है वो नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यहां पर जो नगर निगम के चुनाव होने हैं उसको लेकर शिमला नगर निगम की सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। जल्द इन चुनाव का ऐलान हो सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अप्रैल में चुनाव का ऐलान हो सकता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई में नगर निगम के चुनाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस सब के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिमला नगर निगम के चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो जब से रियासत में सत्ता में आई है उसके बाद से अब इन शिमला के नगर निगम चुनाव को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। कहना यही है पार्टी का कि वो पूरी तरह से तैयार है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, शिमला नगर निगम चुनाव के लिए भी यहां पर दोनों पार्टियां तैयार नजर आ रही हैं, क्या कुछ है इसके ताल्लुक से आपके पास तफसीलात? बिल्कुल लंबे समय से नगर निगम चुनावों का इंतजार था और अब ये लग रहा है कि अप्रैल महीने में नगर निगम के चुनाव होने लगभग संभव हैं, क्योंकि तैयारियां इसको लेकर शुरू कर दी गई हैं और कांग्रेस की तरफ से भी स्पष्ट रुख रख दिया गया है कि जो 34 वार्ड हैं उनमें ही पुराने जिन पिछली बार जैसे 34 वार्डों में नगर निगम के चुनाव हुए थे, इस बार भी 34 वार्ड ही होंगे। भाजपा सरकार में, पिछली सरकार में वार्डों की संख्या बढ़ाकर 41 कर दी गई थी, उसको वापस ले लिया था क्योंकि इसके बाद ये पूरा मुद्दा न्यायालय पहुंच गया था, हाईकोर्ट पूरा मामला पहुंचा था, हाईकोर्ट में सुनवाइयां लगातार जारी थी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया था नगर निगम चुनावों को जल्दी करवाने के लिए, एक अपील दायर की गई थी, लेकिन अब वो अपील भी वापस ले ली गई है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है और इसके आदेश भी दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि 34 वार्डों में ही चुनाव होंगे। तो ऐसे में तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। वोटर लिस्ट की जो डेट है, फाइनल वोटर लिस्ट की, वो भी जारी कर दी गई है और अब हम कह सकते हैं कि काफी हद तक प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है। अगर भाजपा की तरफ से न्यायालय का रुख नहीं किया जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है, जो कि अब तक देखने को आया कि
इसके ऊपर क्योंकि वार्डों की संख्या कम की गई है थी, अब बड़ा सवाल यही बचता है कि रोस्टर क्या रहता है, क्योंकि कोई वार्डों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे में जो रोस्टर है उसमें परिवर्तन होने की पूरी संभावना लगाई जा रही है। और दूसरा बड़ा सवाल इस बार यही है कि क्या मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव डायरेक्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि अब से पहले भाजपा ने जब प्रेम कुमार धूमल नेता प्रतिपक्ष थे तो उनके राज में मुख्यमंत्री थे, उनके राज में नगर निगम चुनाव डायरेक्ट हुए थे मेयर और डिप्टी मेयर के, जिनमें भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि मुख्यमंत्री भाजपा के थे प्रेम कुमार धूमल, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था, लेकिन फिर भी भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू अब क्या निर्णय लेते हैं, क्या मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव डायरेक्ट होते हैं या फिर जो परंपरा चली आ रही है काउंसलर ही मेयर और डिप्टी मेयर चुनते हैं? ये बड़ा सवाल देखने को रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो चाह रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव डायरेक्ट हों और उनमें, ताकि कांग्रेस एक स्पष्ट संदेश दे सके लोकसभा चुनावों को लेकर। बिल्कुल राजेंद्र, आपने लोकसभा चुनाव की बात की तो जाहिर सी बात है 2024 भी अब ज्यादा दूर नहीं है, उस पर भी नजर है। बिल्कुल, ये और जो नगर निगम शिमला के चुनाव हैं ये पूरे प्रदेश में एक मैसेज भी रहता है। और शिमला, अगर ओल्ड हिमाचल की हम बात करें, अब ऊपरी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस की बेहतरीन पकड़ है और उसी के चलते कांग्रेस को एज लेकर चुनावों में उतरना चाहेगी। लोकसभा चुनावों से पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, नई नवीन सरकार बनी है और अब नगर निगम के चुनाव है और इनके ठीक बाद लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, वो कोशिश करेगा कि नगर निगम चुनाव, शिमला के जो नगर निगम चुनाव है, इनको जीतकर लोकसभा चुनावों में एक धमाकेदार एंट्री हो सके। और कम से कम शिमला जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर शिमला नगर निगम चुनावों का असर जरूर रहता है, एक मैसेज रहती है और कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दल ये उम्मीद करते हैं कि शिमला नगर निगम के चुनावों को जीता जाए। और जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही है, जिस प्रकार की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है, तो मई महीने के मध्य तक या मई महीने के आखिर तक नगर निगम शिमला के चुनाव होने की पूरी संभावनाएं बिल्कुल राजेंद्र, और इससे संबंधित जो भी हलचल रहेगी उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। ऊना के बल्क ड्रग पार्क में सुविधाओं के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिल गई है। 225 करोड़ रुपए की ये पहली किस्त केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने हिमाचल सरकार को प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बल्क ड्रग पार्क के लिए मिली किस्त पर खुशी का इजहार किया और कहा कि बल्क ड्रग पार्क राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और इससे राज्य के फार्मा परिस्थिति की तंत्र को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खास मुलाकात की। 18 तारीख को राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पहली बार दिल्ली पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से भी मुलाकात की। यूपी पुलिस की एक टीम को ऊना पुलिस की टीम ने शक के आधार पर पकड़ लिया और बीच चौराहे पर पुलिस वालों की तलाशी होने लगी। पुलिस को सफेद रंग की एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की खबर मिली थी, जिसके आधार पर ट्रैफिक लाइट चौराहे पर पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोक लिया और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि गाड़ी में यूपी पुलिस की एक टीम थी, जो कि यूपी के अमरोहा से फरार होकर कांगड़ा में छिपे अपराधी को पकड़ने यहां आई थी। पुलिस अपराधी को पकड़कर अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन जिस स्कॉर्पियो में उसे ले जाया जा रहा था उसकी आगे की नंबर प्लेट ढकी हुई थी। पीछे की नंबर प्लेट पे छेड़छाड़ कर यूपी की जगह HP लिखा हुआ था। बस शक होने पर कंट्रोल रूम से सभी थानों को इसकी जानकारी तुरंत दी गई। उसी जानकारी के आधार पर स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका गया, पुलिस वालों को थाने ले जाया गया।
आज सुबह हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कंट्रोल रूम में, जिसमें एक गाड़ी जो है उसको रोकने की जो डायरेक्शन हमको मिली थी। इसके चलते ये इन्फॉर्मेशन सारे पुलिस चौकियों में और जितने भी पुलिसकर्मी फील्ड में तैनात हैं उनके साथ साझा की गई थी। सुबह जैसे हमारे यहाँ पे रेड लाइट चौक में ये इस तरह की गाड़ी या इस नंबर की गाड़ी जो है हमारे पास आई, तो उसको रोक लिया गया और उसको चेकिंग किया जा रहा है। उसमें यूपी के कुछ लोग प्रेजेंट हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए उनको पुलिस स्टेशन सदर ले जाया गया है। मंडी के सुंदरनगर में एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा धिमोला मोड़ के पास पेश आया। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी, जिसके चलते मोड़ पर टर्न लेने के दौरान बेकाबू होकर कार गहरी खाई में जा गिरी और इसकी वजह से कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार चालक मनोज नाम के शख्स की मौत की खबर है। मनोज सुंदरगढ़ के चांबी इलाके के ज्वाला गांव के निवासी बताए गए हैं। 2 साल पहले मनोज के पिता की मौत भी नहर में गिरने से हो गई थी। इसके बाद अपने 3 बच्चों सहित 4 बहनों की जिम्मेदारी भी मनोज के कंधे पर थी। कल रात को 12:40 के लगभग सुंदरनगर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि तमेला मोड़ के आसपास एक कार की सड़क से नीचे 30-40 फुट नीचे उतर गई है और उसमें हादसे एक्सीडेंट में कुछ लोग भी गाड़ी में बैठे हैं करके। तो जिस पे पुलिस की टीम वहाँ मौके पे गई और स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ पे चेक किया गया, तो एक मनोज कुमार जी वहाँ पे मिले जो कि काफ़ी इंजर्ड थे और हॉस्पिटल कैरी करते हुए पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और दूसरे एक टेकचंद जी थे। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम में एक एफआईआर। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुक्खू सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्थानों को बंद करने पर सरकार बजट प्रावधान नहीं होने की जो दलीलें दे रही है वो सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने मंडी एयरपोर्ट के निर्माण और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव रखा था, उसे लेकर भी गलत दावे किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन नहीं, तमाशा कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से एक तमाशा किया जा रहा है, हर एक एडवाइजर इनका जो भी नियुक्त हो रहा है कैबिनेट रैंक के साथ हो रहा है। 6 सीपीएस बना दिए गए, विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन काहे की व्यवस्था परिवर्तन, ये समझाना बंद कर देना चाहिए उनको। आखिरकार आप करके रहे। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू के रायगढ़ में बॉलीवुड की फिल्म सरजमीन की शूटिंग का शुभारंभ किया। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म सरजमीन की शूटिंग अगले 1 महीने तक कुल्लू मनाली में होने वाली है। शूटिंग का शुभारंभ करने पहुंचे सीपीएस का पूरी यूनिट ने जबरदस्त स्वागत किया। आपको बताएं कि सरजमीन फिल्म एक्टर इब्राहिम खान की डेब्यू फिल्म होगी। इस फिल्म में एक्ट्रेस काजोल भी नजर आएंगी। शूटिंग का शुभारंभ करने के बाद सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में फिल्म निर्माण के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार फिल्म पॉलिसी में भी कई नई बातें जोड़ेगी। मुझे आज खुशी है यहाँ पे कि हमारा जो ये प्रोडक्शन हाउस है, धर्मा प्रोडक्शन की टीम, यहाँ पे इनका जो अभी जो टेंटेटिव इन्होंने नाम रखा सरजमीं, ये फिल्म आई है और इसमें हमारे पृथ्वीराज जो साउथ के हैं और काजोल जी हैं और साथ में ये इब्राहिम जो है सैफ अली खान जी के बेटे, उनका अपना डेब्यू कर रहे हैं वो। और ऐसे में यहाँ पे मेरे साथ वरुण जी हैं, ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ये धर्मा प्रोडक्शन के। मेरा मुख्यमंत्री जी के जो मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हिमाचल में शूटिंग करने आ रहे हैं, इन्हें फैसिलिटेट जो है इन्हें करना चाहिए। इन्हें जो जो सुविधाएं यहाँ पे हमने देनी है ख़ास तौर पे वो दी जानी चाहिए। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन
हो गया है। महोत्सव के आखिरी दिन आदिदेव ब्रह्मा ने शहर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कार बांधा, डीसी ऑफिस से पड्डल मैदान तक आखिरी जलेब निकाली और फिर चौहट्टा में देव मिलन के बाद सभी देवी देवता अपने अपने स्थल की ओर निकल पड़े। ये बड़ा देव कमरू नाग की विदा यात्रा है जो मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में सबसे पहले पधारते भी हैं और महोत्सव खत्म होने पर सबसे पहले विदाई भी लेते हैं। विदा करते हुए पूजा पाठ कर उन्हें सबसे पहले राज बेहड़े में चादर भेंट की गई, फिर बाबा भूतनाथ का दर्शन कराने ले जाया गया। वहां से निकले तो जाते जाते सेरी चांदनी पर अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और फिर अपने मूल स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बड़े देव की रवानगी के बाद महोत्सव में शामिल हुए बाकी के 195 देवी देवता भी अपने मूल स्थान के लिए निकलने लगे, जिन्होंने चौहट्टा की जातर में शामिल होकर एक दूसरे से मुलाकात की और श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। जी है जिसकी प्रमुखता जो है बड़े देवते मानी गई है। ये शुरू में आकर टाना में चले जाते हैं, टानने के बाद जो अंतिम मेला होता है तो अपने दरबार से निकलकर टाना से निकलकर बेड़े में जाते हैं। बेड़े में इनकी अंतिम पूजा होती है। उसके बाद यहाँ से रूही जो है वो देवताओं की विदाई से पहले महोत्सव के समापन के तौर पर आखिरी जलेब यानी शोभा यात्रा निकाली गई। डीसी ऑफिस से पडल मैदान तक निकाली गई आखिरी जलेब में प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी शामिल हुए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि के समापन के अवसर पर मैं सबसे पहले सभी देवी देवताओं का नमन करता हूं और यहाँ के जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सफल तरीके से और आखिरी जलेब से पहले परंपरा के मुताबिक आदि देव ब्रह्मा ने मंडी शहर की परिक्रमा करते हुए सुरक्षा कार बांधा। मान्यता है कि आदि देव ब्रह्मा का सुरक्षा कार यहाँ के लोगों को बीमारियों और आसुरी शक्तियों से बचाता है। न्यूज़ 18 के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नशे के खात्मे के लिए हिमाचल पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है वाइप आउट ड्रग्स। शिमला के पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में अभियान की शुरुआत की गई। इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। रोहित ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे छात्र छात्राओं को भी जोड़ा जाएगा ताकि राज्य से नशे का खात्मा किया जा सके। मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की ही नहीं बल्कि इसमें हर वर्ग को शामिल होना होगा। पुलिस अधिकारियों की तरफ से नशे को लेकर कुछ आंकड़े भी यहां पेश किए गए, जिसके मुताबिक 2012 में देश में 7 करोड़ लोग ड्रग एडिक्ट थे, मगर जिस तेजी से नशे का ये जाल फैल रहा है उससे 2029 तक देश में 21 करोड़ लोग ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे। और ऐसे लोगों की बढ़ती संख्या से प्रदेश की जेलों में कैदियों को रखना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि राज्य में जेलों में कुल 2400 कैदियों को रखने की ही क्षमता है, जिसमें अभी 3000 से ज्यादा कैदी रह रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें 40% कैदी नशे के मामले में ही पकड़े गए हैं। हिमाचल पुलिस विभाग ने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, सार्थक कार्य आज से प्रारंभ किया है। और आप सभी जानते हैं, सभी स्थानीय लोग हैं कि ये ड्रग मैनेज से एक बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में उत्पन्न हुई है। किस तरह से इसका समाधान निकाला जा सके, और मेरा ये भी मानना है कि मात्र एक ही विभाग का कार्य नहीं होगा, इसमें सबकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसे आपने शिक्षा विभाग की बात की, इसके बारे में भी काफी चर्चा हुई और शीघ्र मैं समझता हूं हफ्ते के अंदर मैं मीटिंग रख रहा हूं जिसमें हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी भी होंगे। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।